नमस्कार छात्राएं। आज हम हिंदी कक्षा 9 पाठ 15वां दाज्यू कहानी आज देखेंगे। अगला पाठ 14वां युग और मैं जो काव्य है वो इस कोरोना की वजह से उसे कम कर दिया गया, अभ्यास क्रम में नहीं है। तो 15वां पाठ हम देखते हैं, इसका अभ्यास करेंगे। पढ़ते हैं। पहले तो शेखर जोशी का परिचय लीजिए जो पाठ्य पुस्तक में है। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। उनके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका गटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। उनके आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है। दाज्यू कहानी एक बाल श्रमिक पर लिखी गई है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बालमन पर आघात कर देता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो अब कहानी पढ़ते हैं। किताब निकालिए और उसे ध्यान से देखिए। चौक से निकलकर बाई ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी कुर्ती। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी ही रही होगी। तो ये कैफे में मदन काम कर रहा है। तो पहली बार जब जगदीश बाबू ने उसे देखा तो वह कैसे लगा? तो बड़ा गोरा चिट्टा था, इसकी आंखें बड़ी स्वच्छ थी, सफाक यानी स्वच्छ निर्मल। उसके बाल सुनहरे थे, चाल में भी बड़ी मस्ती थी, लेकिन इसमें कोई आलस्य नहीं था। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंदकी से उसकी कुर्ती पहनी हुई थी। उसकी आंखों में चंचलता थी। उम्र का अनुमान यानी अंदाजा, उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि वह 9-10 साल का एक लड़का था। तो ऐसा मदन कैसा था? तो ये पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। तो मदन बाबू है, जगदीश बाबू कैफे में प्रवेश करते हैं एक सिगरेट का लंबा कस खींचते हुए, और तभी मानो वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मदन कैसा है? तो वह नम्रता उसमें भरी पड़ी है। नम्रता प्रदर्शन करते हुए वह थोड़ा झुका और हमेशा मुस्कुरा रहता था। और लेखक यहाँ बता रहे हैं कि मानो इसके मौन में ही सारा मीनू समाहित था। मीनू का अर्थ है व्यंजन, व्यंजन की सूची। तो पहले तो सिंगल चाय का ऑर्डर उसने दिया जगदीश बाबू ने, तो वह मुस्कुरा कर तुरंत ही पलक झपकते ही हाजिर कर दिया। मनुष्य की भावना भी बड़ी विचित्र होती है। निर्जन
एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है, विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। तो कभी कभी इंसान निर्जन स्थान में भी उसके साथ कोई नहीं रहता तो भी वह एकाकी का अनुभव नहीं करता, और कभी ऐसी विचित्र भावनाएं प्रकट होती है कि वह बहुत सारे लोगों के बीच भी बहुत सारे सैकड़ों नर नारियों के आवाज के वातावरण में भी, कोलाहल में भी वह अपने सुनेपन का अनुभव करता रहता है। तो यहाँ मदन भी, यहाँ कैफे में रहते हुए भी कई लोग आते जाते रहते, फिर भी वह एकाकीपन का अनुभव करता है। उसी तरह जगदीश बाबू भी कई लोगों के बीच रहते हैं। बहुत बड़ा शहर है, चौक में आते जाते रहते हैं, लोगों की भीड़ रहती, शहर होता है, शहर की भीड़ होती है, फिर भी वह अकेलापन महसूस करता है। आगे देखिए, जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है, यानी वह अकेले हैं। बहुत सारे लोग हैं, चहल पहल रहती है, फिर भी वह अपने आप को अकेले मानते हैं। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायासी याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। तो जब मदन को वह देखते हैं तो मानो उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। शोरगुल के बीच भी उन्हें शहर याद आने लगता है, साथ में गांव याद आने लगता है, कॉलेज भी याद आने लगता है। उसी तरह वह सब कुछ पहले का उन्हें याद आने लगता है। अपना गांव याद आता है, पड़ोस के गांव के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे और कैफे होटल भी। और तभी चाय साहब जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट जाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। तो वह उन्हें अपनत्वहीन हो गए थे, एकाकीपन महसूस होने लगता था। जब लेकिन मदन को देखा तो मानो उनके खालीपन अब दूर होने जा रही है। इसीलिए उन्हें शंका का समाधान करते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। जब जगदीश बाबू ने कैफे में पहली बार मदन को देखा तो माने अपना हो ऐसा उन्हें एहसास होने लगा, और इसकी भाषा के कारण, उसकी बोली के कारण उन्हें लगा शायद वह अपने गांव के पास का रहने वाला हो। इसीलिए उन्होंने अपनी शंका का समाधान करते हुए उसे पूछपरछ की। उसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाले हो? तब उन्हें पहाड़ के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। वह तो सिर्फ मैं पहाड़ का हूँ, लेकिन पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं। और बाद में कहा कि वह अल्मोड़ा का है। आगे देखिए, इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। जब जगदीश बाबू ने उसे उसके गांव का नाम पूछा तो गांव का नाम बड़ा विचित्र था, उसकी संज्ञा निराली थी। इसी कारण वह बोलने से सकुचाता था, उसे संकोच हो रहा था। लेकिन जब
जगदीश बाबू ने, फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। लेकिन जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा तो उसने बोला डोट्या लगो, यह सकुचाता हुआ सा बोला। तो बच्चे ने, मदन ने जवाब दिया कि उसका गांव का नाम है डोट्या लगो। तो ऐसा नाम होने के कारण वह बोलने में से सकुचाता था। आगे देखिए, जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की शाई दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी माँ, बाबा, दीदी, भूली मतलब छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई। तो जब जगदीश बाबू ने भी कहा कि मैं भी उसी नज़दीक के गांव के रहने वाला हूँ, तभी मदन बहुत खुश हो गया और उसे अपना गांव याद आने लगा। अपने परिवार के सभ्य याद आने लगे, पहाड़ियाँ याद आने लगी। अपने परिवार में ईजा है, बाबा है, दीदी है, भूली है, दाजू है, ये सबको याद करने लगा। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। तो मदन है, जब उन्हें लगा कि जगदीश बाबू उसके गांव के नज़दीक के गांव के रहने वाले हैं, तो उन्हें अपना पूरा परिवार याद आने लगा और उन्हें लगता है कि ये जगदीश बाबू है, किस रूप में है। तब उसे लगा कि ये तो बाबा नहीं होते, ईजा नहीं होते, लेकिन ये तो दाजू है। दाजू मतलब बड़ा भाई। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यू मतलब हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उसी आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। आर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़, पानी लाओ। दाजू लाया। शब्दों को उतने ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। तो जब मदन को जगदीश बाबू में अपना बड़ा भाई यानी दाजू दिखाई पड़ा तो इतना उसे लगाव हो गया कि बार बार वह दाजू दाजू कहकर ही पुकारता था। जब भी वहाँ आते तभी उसे पहले तो दाजू जय हिंद कहकर उसे बुलाता था। बाद में उनकी दोनों के बीच बातें होती रहती कि क्या तो बहुत ठंड है, यहाँ हिम पड़ेगा या नहीं, आपने बहुत खाना कम खाया है या पानी लाओ। इसी तरह वह बार बार पूछता था और बार बार दाजू संबोधन करता रहता था। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। तो जगदीश बाबू और मदन के बीच इतना लगाव हो गया, इतना प्रेम हो गया कि दोनों का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक या कैफे ही नहीं, सारा शहर अपने आप में मानो वह रंग गया है ऐसा लगने लगा, यानी वह दोनों ही बहुत खुश थे। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे टिक न सकी। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? तो बाद में दोनों के बीच इतना लगाव हो गया था कि वह अपनापन आ गया था, एकाकीपन छूट गया था दोनों के बीच। मदन तो जगदीश बाबू को इतना प्रेम करता था कि उसे दाजू दाजू कहकर पुकारता था। लेकिन एक दिन जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार अचानक ही जाग उठे और अपनत्व की पतली डोर की तरह अहम की तेज धार के आगे वह टिक न सकी।
यानी उनमें अहम आ गया, मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे और ये अपनत्व की पतली डोर है वह टूट गई। तो उसने चिल्लाते हुए कह दिया कि दाजू दाजू क्या करते रहते हो, किसी की प्रेस्टीज का तो ख्याल रखा करो। प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा, तो यहाँ प्रतिष्ठा की बात आ गई। तो कैसे प्रतिष्ठा? जगदीश बाबू ये मध्यम वर्गीय है और ये मदन है, छोटा कैफे में काम कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। एक नौकर की तरह काम करता है, इसीलिए जगदीश बाबू को ये दाजू कहना पसंद नहीं था। वहाँ बीच में प्रतिष्ठा आ गई। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाई सब कुछ समझ गया था। मदन ने प्रेस्टीज शब्द तो कभी सुना ही नहीं था, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह बात की या उसे डांटा, तो इसके कारण मदन सब कुछ समझ गया। जगदीश बाबू के क्रोध के कारण मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। उसे डांटा गया कि दाजी दाजी क्यों कहता रहता है, किसी के प्रेस्टीज का भी सवाल होता है, इसीलिए उसे गहरी चोट लग गई। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीय प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। तो यहाँ मदन सिसकिया भर भर कर रोता रहा और उसे लगा कि मानो वह अपने परिवार से बिछुड़ गया है, परिवार में से किसी ने उसके प्रेम से उसे खींच लिया हो, ऐसा उसे एहसास होने लगा। वह पहले तो जगदीश बाबू ने जब डांटा तो उसने मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करता हुआ वह कोठरी में चल दिया और वहाँ बहुत रोया। बाद में उसने अपने रोने पर कंट्रोल कर लिया, संयम ले आया और उसने कोई निश्चय कर लिया कि अब वह रोएगा नहीं, लेकिन अपने तरीके से काम करेगा। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊ दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो गए। तो पहले दोनों अपरिचित थे, बाद में दोनों की बातचीतें शुरू हुई। एक दूसरे के नज़दीक के गांव के होने के कारण उनका परिचय बढ़ता गया और मानो उनका एकाकीपन दूर हो गया। दोनों अपने हो, बड़े भाई और छोटे भाई, उसी तरह का दोनों का व्यवहार था। लेकिन ये डांटने पर प्रेस्टीज का सवाल खड़ा हो गया तो दोनों की जो अपनेपन की जो डोर थी वह टूट गई और पहले जैसे ही उसका व्यवहार मदन का और जगदीश बाबू दोनों का हो गया। तो यहाँ आज जब जगदीश बाबू कैफे में आए तभी वह उनके सामने मुस्कुराया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं मदन। और जब जगदीश बाबू ने उसे चाय और आमलेट का ऑर्डर दिया तो उसने लाया दाजू नहीं कहा, लेकिन लाया साहब कहकर मानो दोनों अपरिचित हो गए पहले जैसे। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। तो जब मदन ने लाया साहब कहा तो इस आवाज़ से उन्होंने पहचान लिया कि ये बच्चा शायद पहाड़िया है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया।
तो उसमें रूखापन आ गया कि हाँ शायद पहाड़िया होगा, लेकिन ये बात सामने न आ जाए इसलिए उन्होंने वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे, संक्षिप्तता उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया। तो जब हेमंत ने उसे पहाड़िया है इस बारे में सबसे पहले बातचीत शुरू की, नाम तुम्हारा क्या है, तो ये सब सुनकर मदन को फिर जैसे जगदीश बाबू से मिला था और जैसे बातचीत हुई थी उसी तरह आज भी बातचीत हो रही है। तो ये सारी बीती हुई घटनाएं उसके सामने आ गई, लेकिन उसने तो सिर्फ अपना नाम बताया कि मुझे तो साहब बॉय कहते हैं, और वह कुछ भी नहीं बोला और ऑर्डर जो दिया था वही देकर उसने चल दिया। लेकिन बाद में वह इतने आवेश में आ गया, उसका चेहरा भी लाल हो गया। पर लेखक यहाँ कहते हैं कि लाल होने के बावजूद भी वह बड़ा अधिक सुंदर दिखने लगा। तो यहाँ जगदीश बाबू और मदन ये दोनों का जो पहले का संबंध था, बाद में वही राह पर दोनों आ पहुँचे, मानो दोनों अपरिचित हो गए। तो इस कहानी में कहा जाए कि एक छोटा सा बच्चा जिसके हृदय को कितनी ठेस पहुंची होगी, तो ये आप सोच सकते हैं कि छोटा बालक है, अपने गांव से बहुत दूर है, और उसे एक ग्राहक जो जगदीश बाबू है वह उसे अपना बड़ा भाई मानने लगता है, और जब बड़ा भाई इसी तरह का व्यवहार करता है तो उसके दिल पर क्या असर हुई होगी, कैसी चोट हुई होगी, आप सोच सकते हैं। तो सोचिए कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे कभी भी इसी तरह गुस्से नहीं होना चाहिए, या उसी तरह ही व्यवहार रखना चाहिए कि कभी इसका दिल कभी भी न टूटे। ये सोचिए। यहाँ मुहावरे दिए गए हैं। अजनबी की खाई दूर होना यानी अच्छी तरह परिचय होना। मुंह तमतमाना यानी क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। अपनेपन के रंग में रंगना, बहुत घनिष्ठता हो जाना। ज्वालामुखी सा फटना यानी अत्यंत क्रोध में बोलना। तो यहाँ मुहावरे दिए गए हैं। दाजू पाठ जो एक बड़ी कहानी है, बहुत सुंदर है, सरल है। आप पाठ्य पुस्तक में से एक बार पढ़ लीजिएगा और बाद में स्वाध्याय कीजिए। अस्तु।